आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ओवैसी की बीजेपी और आरएसएस पर सख्त तनकीद, पूछा मुल्क का ऑयल मिनिस्टर कौन। अमेरिका की तरफ से मुल्क के लिए फैसले आने पर उठाए सवाल। सदर मजलिस तेलंगाना मुनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ, निजामाबाद में चलाई इलेक्शन मुहिम। हजरत शाह जलाल बुखारी के मजार पर दी हाजिरी। आंध्र प्रदेश में जंगल राज बेनकाब करेंगे। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन पार्टी के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी का ऐलान। आंध्र प्रदेश को जमीन के तनाज़ात से पाक रियासत बनाने चंद्रबाबू नायडू का अज़्म। कर्नूल में आपकी जमीन आपका हक प्रोग्राम में वजीर आला की शिरकत। कर्नूल से खबर है, आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कर्नूल जिले के एमिगनूर असेंबली हलके के गांव में आपकी जमीन आपका हक प्रोग्राम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश को जमीन के तनाज़ात से पाक रियासत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि दिसंबर 2027 तक रियासत भर में ज़मीनों का सर्वे मुकम्मल किया जाएगा और किसानों व ज़मींदारों में रियासती निशान और QR कोड से लैस पट्टेदार पासबुक तकसीम किए जाएंगे, ताकि रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ और बदउनवानी को रोका जा सके। इन्होंने खबरदार किया कि ज़मीन के रिकॉर्ड में रद्दबदल करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। భూమి అంటే కేవలం ఒక ఆస్తి కాదు. ప్లీజ్ తమ్ముళ్ళు కూర్చోండి, ఎవరు లేరు కావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. కూర్చోండి, 10 నిమిషాల్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ నాకు వేరే కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి, దయచేసి కూర్చోవాలి. ఎవరైనా సరే అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయాలనుకొని వస్తే మాత్రం పోలీసు వ్యవస్థ ఉంటుంది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీరు గమ్మన కూర్చోండి, మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఎవరికైనా ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎవరు చెప్పినా వింటాను. ఎవరైనా వచ్చి ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టేట్టుగా లా అండ్ ఆర్డర్ మాత్రం డిస్టర్బ్ చేస్తే తాట తీస్తా. మీకు ఒక భద్రత ఇవ్వాలి, మీకు ఒక భరోసా ఇవ్వాలి. నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావాలి, మీ ఇబ్బందులు నాకు అర్థం కావాలి. మీ అందరికీ న్యాయం చేయడమే నా ఆలోచన, నా జీవితాశయం అని మరొక్కసారి తెలియజేస్తున్నా. భూమి ఒక ఆస్తే కాదు, జీవనాధారం, కుటుంబానికి భద్రత, భవిష్యత్తుకు నమ్మకం. ఒక రైతు తన బిడ్డల్ని ఎంత ప్రేమిస్తాడో భూమిని అంతే ప్రేమిస్తాడు. నిద్ర లేస్తే భూమి దగ్గరికి పోకపోతే, భూమిని చూడకపోతే రాత్రి నిద్ర రాదు. దేశానికి తిండి పెట్టింది రైతు, అన్నదాత. కరోనా అప్పుడు అందరూ హాలిడే తీసుకున్నారు. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने इसी दौरान पार्टी कारकुनान से मुलाकात की और तिरुपति लड्डू प्रसाद के हवाले से सनसनीखेज बयानात दिए। वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि लड्डू की तैयारी में बिल्कुल खराब और मिलावट शुदा अशिया के इस्तेमाल की खबरें सामने आ रही हैं। हाथा के बाथरूम साफ करने वाले केमिकल्स तक के इस्तेमाल के दावे शाये होते हैं। इन्होंने कहा कि श्रीशैलम में भी मिलावट के मामला रिपोर्ट हुए हैं और अखबारात में आने वाली खबरों पर उन्हें खुद हैरत हो रही है। బాధేస్తుంది. అలాంటి గీ తీసుకొచ్చారు, మామూలు కెమికల్స్ తో తయారు చేశారు. పేపర్లో వస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వస్తా ఉంది. ఎలాంటి కెమికల్స్ అంటే మన బాత్రూముల్లో వేసి క్లీన్ చేసే కెమికల్ ని గీలో వేసి దాన్ని మళ్లీ లడ్డు చేసి మనం తినే పరిస్థితికి వచ్చామని వస్తున్నాయి. శ్రీశైలంలో కూడా కల్తీ జరిగిందని, కెమికల్స్ 2 ఉన్నాయి. కెమికల్స్ వాడినప్పుడు కొన్ని వెజిటబుల్ వాడతారు, వెజిటబుల్ ఫ్యాట్ వాడితే ఎక్కువ రేటు, అనిమల్ ఫ్యాట్ అయితే తక్కువ రేటు.
అది కూడా కలిపారని ఎన్డీడీబీ రిపోర్ట్ ఇచ్చే वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अहम ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत में मखलूत हुकूमत के मुबैना जंगल राज को बेनकाब करेगी। इस ज़िमन में तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। इब्राहिमपट्टनम में जोगी रमेश के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर सीपी लीडरों के घरों पर हमले किए गए और पेट्रोल बम व तेजाब की बोतलें फेंकी गई, जो रियासत में अमन कानून की खराब सूरत हाल का सबूत है। इन्होंने मजीद कहा कि तिरुपति लड्डू मामले पर फैलाई जा रही गलत मालूमात के खिलाफ भी पार्टी मुअस्सर जद्दोजहद करेगी। उनका कहना था कि अदालत की निगरानी में सीबीआई की जांच रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की गई है कि लड्डू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी शामिल थी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सीबीआई रिपोर्ट ही हतमी सच साबित होगी और पार्टी इस मामले को कौमी सतह पर उठाएगी। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने तिरुपति लड्डू मामले पर वाईएसआर सीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी के दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि एसआईटी ने साबिक टीटीडी चेयरमैनों को क्लीन चिट देने का कोई दावा नहीं किया है। राम मोहन नायडू ने कहा कि टीडीपी हुकूमत सनातन धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। के विषय में बिल्कुल क्लियर है। सिट ने भी बोला था इसमें मिक्सिंग हुआ था, केमिकल्स का मिक्सिंग हुआ, एनिमल फैट का भी मिक्सिंग हुआ। ये भी एक रिपोर्ट ने, एनडीडीबी के रिपोर्ट ने निर्धारित किया था। तो उसी के हिसाब से जो भी वो कोर्ट तैयार करेगा उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इसके ऊपर तो सब चीज़ें बाहर है, लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या हुआ, बट गलत चीज़ें फैलाने के लिए यहाँ पे जो अपोजिशन है और उनकी पार्टी जो है उसको गुमराह करने के लिए, फैक्ट्स को छुपाने के लिए गलत चीज़ें वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पब्लिक जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो ही हुआ है जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हम सबको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने बोला, उनके रिपोर्ट ने भी बोला कि इसमें मिक्सिंग हुआ है, ये पूरा निर्धारित है रिपोर्ट में, तो उसके रिपोर्ट के तहत ही नहीं, सरकार का कमिटमेंट पहले से ही ये है कि हमें सनातन धर्म को, हिंदुत्व को, हमारे टेम्पल्स को, हमारे कल्चर को, हमारे विशिष्टता को, ये सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी भी रहती है। इसलिए जब हमारे सरकार बनने के बाद तुरंत हमें पता चला कि इसमें एनडीडीबी की रिपोर्ट से, ये कोई हमने दिया हुआ रिपोर्ट नहीं है, ये एनडीडीबी के एक्चुअल रिपोर्ट में जिस तरह से आएगा इसके मिक्सिंग, ये घी में जो मिक्सिंग हुआ, तो उसके तहत हमने एक सिट को ऑर्गेनाइज़ किया और उसके तहत ही हमने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी, कोर्ट का भी इसमें वो हुआ। तो उसके प्रोसेस को, और क्योंकि प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है, तो उसके तहत हम जा रहे हैं। अब जब फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि इसमें सही में मिक्सिंग हुआ, तो उनको सह नहीं पा रहा और वो गलत चीज़ें। अनकापल्ली जिले के पायकरावपेट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कापू लीडरों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। गुंटूर में पार्टी लीडर अंबाटी राम बाबू के मकान पर हमले और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। अंबाटी राम बाबू के अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए ये मुजाहरा किया गया, जिसमें मुत्तहिदा विशाखा जिले के वाईएसआर सीपी कापू कायदीन ने चलो गुंटूर प्रोग्राम का आगाज किया। जी अमरनाथ और साबिक एमएलए धर्माश्री की क़ियादत में पार्टी लीडरान गाड़ियों के काफिले के साथ गुंटूर रवाना हुए। वंदे मातरम सीआईएसएफ कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के 10वें दिन विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जानिब से एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जहां साइक्लोथॉन टीम का खैर मकदम किया गया। इस मेगा इवेंट में सीआईएसएफ की मुख्तलिफ यूनिट्स के अहलकारों और शहरियों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू थे। इस मौके पर सीआईएसएफ और बंदरगाह इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह साइक्लोथॉन साहिली देही इलाकों, माहीगीरों और नौजवानों में बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक्किद किया गया और कौमी सलामती के तई सीआईएसएफ के आज़्म का अक्कास है। I'm very happy to participate in the CISF cyclothon which has been organized by the CISF personnel in Visakhapatnam.
This is a cyclothon event which has been organized last year also, and with the same theme of creating awareness along the coastal villages and the people and the fishermen residing in the coastal villages. This cyclothon event has been organized again, and I'm very happy to see that they are getting excellent response from all the villagers and the regions they are wherever they are going, and trying to include them in the national security mission. It is with the purpose that the security not only lies as the responsibility of the security personnel, but also as the common man and the citizen of this country. Everyone should be responsible, everyone should be aware, everyone should be vigilant. And it is with that theme that this cyclothon has been organized. And one special thing that we have observed this time is that half of the cyclists who are participating in this cyclothon from CISF are women. This is an indication for women empowerment, which our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji continuously talks about. And we are seeing that in the security angle also. We are seeing that in the security personnel also. And I would like to give my sincere thanks to Honorable Home Minister Amit Shah ji also for making CISF one of the most powerful security forces in the country. We are seeing them across different organizations in our ports, airports, refineries, metros, industries. So the most important economic activity and economic generators, the CISF is being responsible for the security there. And you have seen how we have become the सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जिले निजामाबाद के बोधन कस्बे में हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर पेश की और दुआ की। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस की हिमायत करने की उन्होंने आवाम से अपील की। निजामाबाद में AIMIM सदर ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और अवामी मसाइल सुनकर उन्हें हल करने का यकीन दिलाया। इसी दौरान खिताब में उन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र करके मोदी हुकूमत पर तनकीद की। नेशनलिज्म, देशभक्ति, अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। मोदी जी, निजामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को और वो जैशे मोहम्मद के वो गिड्डे को पकड़कर लेकर आओ, भारत में लाओ, लाकर उन पर केस चलाओ। आप करेंगे मोदी जी? आप करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला में घुसकर, आप अपनी फौज को भिजाओ, तभी जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होगा, वरना ये पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बन चुका है। जिस तरह पहलगाम में 20 लोगों को मजहब पूछकर गोली मारी गई, जब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री से असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा करता है, भिजाओ पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा के लोगों को उठाकर लाओ। जो 9/11 का वाकये में 26/11 का जो वाकया मुंबई में हुआ था, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, टेररिज्म रुकने वाला नहीं है पाकिस्तान से। मोदी जी आप करें। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इन्होंने वोटरों से अपील की कि वो हर वोट को कीमती समझें और कहा कि ये इंतखाब इंतहाई अहम है। खिताब के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना के दौर से ही चीन की दरअंदाजी का मामला उठाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। सुनो RSS वालों, बीजेपी वालों, तुम भारत से राष्ट्रवाद,
देशभक्ति की बात करते हो ना, इस देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है या ट्रंप है? बोलो। ट्रंप अमेरिका में बैठकर गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वहां से लो। अबे तू होता कौन है भाई? तू अमेरिका का सदर है, हमको बोल रहा उन्हें, तो मोदी जी बोल रहे यस प्लीज। अरे तेल भी हम नहीं ले सकते। आरएसएस वालों बोला ये देशभक्ति है। क्या अमेरिका इंडिया को इररिलेवेंट नहीं कर दे रहा है? बताइए आप। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने। ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र है तो हुकूमत ये बताए कि नौजवानों के लिए कितने रोजगार के मौके पैदा किए। और इसी बीच ओवैसी ने आबादी के मसले पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं होगी। खत्म करके झूठ को आम कर दिया, बजाय उसके के लोगों में एतमाद पैदा हो। भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इसी दौरान आसाम के चीफ मिनिस्टर पर भी तनकीद करने से नहीं चूके। निजामाबाद में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने हिमांता बिस्वा शर्मा पर सख्त तनकीद की। ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ मुबैना बयानात और रवैये पर भी एतराज जताया। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है।
आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत निजामाबाद की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर में 14 वाटर टैंक्स और 170 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि 14,000 मुफ्त नलकों की मंजूरी दी गई है। वजीर आला ने आमूर, बोधन और निजामाबाद रूरल असेंबली हलकों में 600 करोड़ रुपए की लागत से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स की तामीराती कामों का संगी बुनियाद रखा। इसके अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी डेचलपी में एसी हॉस्टल्स और इंडोर स्टेडियम, साइंस लैब, ऑडिटोरियम और दीगर तालीमी व बुनियादी ढांचे के मनसूबों का भी इफ्तिताह किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने निजामाबाद को नजरअंदाज किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में जिला तेजी से तरक्की की राह पर गामसन है। 10 ఏళ్లు బీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చిండ్రు, 12 ఏళ్లు బీజేపీకి ఇచ్చిండ్రు. ఈ ప్రాంతంలో 2 సార్లు ధర్మపురి అరవింద్ను పార్లమెంట్ గెలిపించారు. ఇవాళ మళ్ళీ మోడీ మంత్రం చదువుతున్నాడు ధర్మపురి అరవింద్ గారు. నేను అడుగుతున్నా, అయ్యా గల్లీలో కౌన్సిలర్ కావాలంటే, గల్లీలో మోరీ ఇయ్యాలంటే మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళి మోడీని అడగాలనా? ధర్మపురి అరవింద్ గారు, మీరే పార్లమెంట్ సభ్యులు కదా, ఈ 7 ఏళ్లలో నువ్వు ఏమి తీసుకొచ్చినావో లెక్క చెప్పు. మిమ్మల్ని 2 సార్లు ఎంపీగా గెలిపిస్తే మోడీ గారి దగ్గర నీకు చాలా పరపతి ఉందంటావు కదా, మరి మోడీ గారి దగ్గర పరపతి ఉంటే ఎందుకు మీరు స్మార్ట్ సిటీ కింద నిజామాబాద్ను తీసుకురాలేకపోయినరు? 95 సంవత్సరాల మున్సిపాలిటీ। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्हें अगर कोई रेवंतुद्दीन कहकर भी पुकारे तो इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं। निजामाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने उन्हें रेवंतुद्दीन कहकर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वह तमाम तबक़ात से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और उन्हें रेवंतुद्दीन, रेवंत गौड, मादिगा या मुदिराज किसी भी नाम से पुकारा जाए वो खुशी से कबूल करेंगे। बिना एमएलए, बिना एमएलसी हम मंत्री बनाए, कल परसों हम उनको भी एमएलसी बनाने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे 8 मुसलमान माइनॉरिटियों को हम लोग कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। मतलब ये सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए, उनका हक है, उन लोगों का हक उनको पहुंचा दिए। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है, मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र राव रेवंतुद्दीन अन्नाవు కదా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు। రేవంత్ గౌడ్ అయినా, రేవంత్ మాదిగ అయినా, రేవంత్ ముదిరాజ్ అయినా, రేవంత్ యాదవ్ అయినా, సర్దార్ రేవంత్ సింగ్ అయినా, లేకపోతే రేవంతుద్దీన్ అయినా నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు। అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలను సమన్వయం చేసుకొని రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి రాష్ట్ర ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని అమలు చేసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించి దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలబెట్టే అవకాశం 4 కోట్ల ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు। నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతా రామచంద్రరావు గారు, కానీ నేను
केरला से राज्यसभा रुकन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रहनुमा हारिस बेरा ने मरकजी हुकूमत के सामने अहम मुतालिबा रखा है। इन्होंने हर 10 साल में मरदमशुमारी कराने से मुतालिक एक खानगी बिल ऐवान बाला में पेश किया, जिसमें उन्होंने मरदमशुमारी एक्ट 1948 में तरमीम की तजवीज़ दी है। हारिस ने कहा है कि 2011 के बाद मरदमशुमारी में 6 साल की ताख़ीर हो चुकी है और आबादी और ज़ात से मुताल्लिक़ दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार के बगैर रिजर्वेशन और समाजी इंसाफ की पॉलिसियों पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अहम मीटिंग तलब की थी। इन्होंने वाइजाग बलदी महकमे के हुक्काम और विशाखापट्टनम मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ तरक्याती उमूर का जायजा लिया। इजलास में जीवीएमसी कमिश्नर केतन गार्ग, वीएमआरडीए कमिश्नर तेज भरत, टाउन प्लानिंग डायरेक्टर और दीगर अफसरान मौजूद थे। जायजा इजलास में वीएमआरडीए मास्टर प्लान और मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तेज करने पर तबादले ख्याल हुआ। मास्टर प्लान पर मौसूल होने वाले एतराज़ात और तजावीज़ात की बुनियाद पर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया। नारायणा ने कैलाशगिरी, कंभाला कुंडा और जू पार्क को मिलाकर इसे एक बड़े सियाहती मनसूबे के तौर पर तरक्की देने की हिदायत दी। इसके अलावा वो वेलमपेट कच्ची आबादी में मुकीम 177 अफराद के लिए मकानात की तामीर की मंजूरी दी और जल्द ही संग बुनियाद रखने का ऐलान किया गया। इजलास में विशाखापट्टनम के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा से बस हादसे की खबर है। कंचिकाचल्ला मंडल के केसारा गांव के करीब हफ्ते की सुबह एक खानगी ट्रैवल बस में अचानक से आग लगी और यहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में सवार कम से कम 39 मुसाफिर महफूज रहे और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। बता दें कि यह बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी, लेकिन इसी बीच सड़क चलने के दौरान इस बस में आग भड़क उठी। शोले देखते ही मुसाफिरों ने बरवक्त बस से उतरकर जान बचाई, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले ने भी मुसाफिरों को महफूज तरीके से निकालने में मदद की। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। ताहम बस मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई है। वाकई की वजूहात की जांच की जा रही है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।